हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज हेमंत भदौरिया। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केशव सेवा साधना ब्रिलियंट अकेडमी, जिसका शॉर्टकट नेम हम बोलते हैं हमेशा कस्बा। ये कस्बा किस जगह पे है? ये कस्बा होल एंटायर इंडिया के ओनली एक स्टेट है, अभी हमने स्टार्टिंग किया हुआ है, जिसका नाम है गोवा। और अभी आपने ध्यान दिया होगा कि अभी जितने भी एग्जाम कंप्लीट हुए हैं बच्चों के, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, और अभी इस समय स्टार्टिंग हुई है स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन की। ऐसा स्टेट जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का कोई औचित्य ही नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं, केवल एक टूरिज्म प्लेस है। हम उस टूरिज्म प्लेस के साथ साथ इसको एजुकेशन का भी प्लेस बनाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे टीचर भी हमारे पास है जो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। और एक खास बात उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, जो बच्चे कभी कभी सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं, साल भर से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, उन बच्चों के लिए भी, और उनसे भी ज़्यादा उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर अच्छे से तैयारी की है। तो ये जो पेपर मैंने बनाया हुआ है ये हमारा है गोवा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और ये पेपर का नाम है साइंस पेपर। अभी गोवा बोर्ड में जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं वो 13 मार्च से स्टार्ट होने वाले, जो कि 13 मार्च से स्टार्टिंग है, 13 मार्च 2026, जो कि फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो पेपर हमने बनाया हुआ है गोवा बोर्ड का साइंस पेपर एग्जामिनेशन, इसमें से गारंटी है कि 90% से एबव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हम 100% की गारंटी नहीं कहते हैं, लेकिन 90% से एबव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी जो हम आपको सर्कुलेट करके दिखाएंगे तो आपको लगेगा हाँ किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पेपर पैटर्न भी सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, और किस चैप्टर से कितने नंबर का लिया गया है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आज हम अभी पहले पेपर के बारे में बात करेंगे, और फिर इसका हम 15 मिनट 20 मिनट्स का एक वीडियो बना करके इसको हम अपलोड करेंगे। फिर हम एक मैराथन क्लास लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की, जिसमें से इस पूरे पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। हमारे टीम के जो भी टीचर्स हैं वो भी एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको हर टीचर से हर सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से मिल जाए। इस पेपर के लिए हाँ मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने साल भर अच्छे से तैयारी की है उन बच्चों के लिए रिवीजन के लिए पेपर है। अगर उन बच्चों ने तैयारी कर लिया तो 95% से उनके कहीं भी नंबर नहीं गए, और जिन बच्चों ने साल भर तैयारी सही से नहीं की हुई है उन्हें केवल पास होना है, तो पास होने के लिए उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 70% से ज़्यादा वो नंबर लेके आ सकते हैं इस पेपर को सॉल्व करके, क्योंकि 100% की गारंटी हम कभी नहीं कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि ये जो पेपर बनाया गया है ये काफ़ी रात भर बैठ के 3 से 4 जितने भी हमारे साइंस के टीचर्स हैं उन लोगों ने रात में बैठ के काफ़ी एनालिसिस किया कि सर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेस ज़्यादा हैं। हम 1 बाय 1 करके एक पेपर के बारे में बात करेंगे। जो पेपर दिया गया है उसमें से किस क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया, हमें ये भी पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेन फंडा ये है कि अगर आपको क्वेश्चन का सेंस समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस सेंस, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 बाय 1 करके हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो अभी हम आपके लिए केवल MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पेपर दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम उसमें से MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 1 बाय 1 करके हम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। और बेस्ट तरीका है कि जितना हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार आप अगर क्वेश्चन लिख करके आंसर को सॉल्व करोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे यूट्यूब पे जैसे पढ़ाना चालू करते हैं तो बच्चे देख लेते हैं, देखने से चीज़ें नहीं आती हैं, चीज़ों को लिखने से, पढ़ने से, समझने से आती हैं। अगर आप साल भर भी तैयारी नहीं की हुई है और अगर आपने 2 से 3 घंटे अच्छे से मेहनत लगा के तैयारी कर ली तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो। बिना देरी किए हम लेके चलते हैं आपको एग्जाम में कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट, यानी कि कौन सा ऐसा रिएक्टिव मेटल है जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या चीजें होती हैं इसमें, कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हमें समझना होता है। तो जब भी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं तो ध्यान देते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। देखिए पता है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस क्वेश्चन में आंसर ही दिया होता है। चलो देख इसका आंसर इस क्वेश्चन में कैसे दिया है, लिखा ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे अपनी उस जगह से हटाएगा। तो कौन कौन से वर्ड दिए, एक दिया मोर रिएक्टिव मेटल, ये दिया मोर रिएक्टिव मेटल, और इधर दिया है आपका लेस रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल में क्या होगा, ध्यान देते हैं। जब मोर रिएक्टिव मेटल की बात करें, कोई पावरफुल रिएक्टिव मेटल है जो अपने से लेस पावरफुल रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो जब कभी भी किसी चीज को डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है।
कौन हो जाएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी आप ध्यान दोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जैसे डी है, तो मैं इसमें ऐसे नाम डाल देता हूं, से आपका हो गया ए बी सी यानी डी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction are two type, first is single displacement reaction and second thing is double displacement reaction। तो जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बात करोगे उसमें तीन एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जाएगा और जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सो उस तरीके से हम बात करते हैं, फिर हम जब इसका एनालिसिस करेंगे तो और अच्छे से पेपर को सॉल्व करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाँ ये किस चैप्टर से लिया गया मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर जो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये चैप्टर से लिया गया केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर से दिया गया है। अब ध्यान देते हैं, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस वर्जन इन मायोपिक आइस। अच्छा मायोपिक आइस क्या होते हैं? मायोपिक आइस का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं यानी कि जब भी कभी ध्यान देंगे मायोपिक लेंस के लिए तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसमें हमेशा लेंस यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जैसे मायोपिया हो गया कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कह रहे हैं कि लीस्ट सबसे ऐसी कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है जिसमें हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं। हमारा है 20 सेंटीमीटर, जो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतने लेवल तक हम आराम से देख सकते हैं। अगर इनको पास में लेके देखोगे तो आपको सही से नहीं दिखाई देगा, और ज़्यादा दूर तक लेके जाओगे तो भी नहीं दिखाई देगा। तो एक जो डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया है वो 25 सेंटीमीटर का मेजरमेंट डिस्टेंस मेजरमेंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है। अच्छा अब ध्यान देते हैं, दी मेटल दैट, ये किस चैप्टर से लिया गया? जैसे आप पढ़ोगे आई वाले चैप्टर से, ठीक है, ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देते हैं, ठीक है, अब आते हैं द मेटल दैट कैन रिएक्ट विद एन एसिड। सो व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। कोई भी मेटल अगर किसी एसिड और बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? अब इसमें हम ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा है बेस टू फॉर्म साल्ट, साल्ट NaCl MgCl2 AlCl3 ऐसे करके। तो इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं? अब देखिए जैसे इसमें दिया कैल्शियम, कैल्शियम कभी काम ही नहीं करेगा, जस्ट करेगा तो विस्फोट कर देगा। फिर लिथियम, बेरियम। अच्छा इसमें ऑप्शन कौन सा दिया? ए बी सी यानी डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, जो कि जिंक। जिंक क्या है? जिंक जो है एक ऐसा मेटल है जो रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों से। अच्छा आगे देखते हैं, हम बात करते हैं ब्लड प्रेजेंट इन पल्मोनरी वेन्स। आपको पता है कि हमारे जो बॉडी में बहुत सारी वेन्स हैं, उसमें से हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का मेन फंक्शन होता है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू राइट लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, ब्लड प्रेजेंट इन दी पल्मोनरी वेन्स इन दिस। अगर ब्लड पल्मोनरी वेन्स में है तो सबसे ज्यादा क्या होगा? ध्यान देते हैं, अगर हमने सपोज एक हार्ट बनाया, ठीक है, अगर हमने कोई हार्ट बनाया, ठीक है, अब यहाँ से जैसे मान ली सपोज दैट एक हमने से यहाँ पे एक लंग्स बनाया हुआ है। अब आपको पता है कि यहाँ से जो है CO2 बाहर निकल जाएगी और O2 अंदर एंट्री करेगी। तो जैसे ही O2 अंदर एंटर करेगा, ध्यान दीजिए, जैसे O2 यहाँ से अंदर एंटर करेगा तो O2 से यहाँ से लेकर के पल्मोनरी वेन्स, क्या है, पल्मोनरी वेन जो है, इसमें क्या होगा? ब्लड भी होगा और इसमें ऑक्सीजन भी होगा। तो याद रखिएगा, जैसे हम बात करते हैं वेन हमारी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, लेकिन एक्सेप्शन केस में हम बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन्स इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू राइट लेफ्ट ऑट्रियम। ओके, सो ये आपका है राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, हियर इज लेफ्ट ऑट्रियम, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेन्स। अगर यहाँ से बात करेंगे राइट वेंट्रिकल से तो ये जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड में क्या है? CO2 है, वो उसको ऊपर लेकर जाएगी। CO2 एटमॉस्फेयर में चली गई। आप पढ़ते हो डिफ्यूजन, ठीक है, व्हेन द गैस ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो है मेम्ब्रेन की वो नीड नहीं है, इसमें केवल ऐसे ही होता है। अब हम आगे ध्यान देते हैं, सिन्ने बार एस, इसमें ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन, और ऑप्शन जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। चलो देखते हैं, सिन्ने बार इज एन ओर ऑफ। सिन्ने बार किसका है? आपने हमेशा पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, मर्क्यूरी है या फिर आयरन।
तो मरकरी का अदर नाम है अमलगम, जैसे हम बात करते हैं शून्य बारह अमलगम जिसे हम कहते हैं Hg, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है एक मेटल है जो कि लिक्विड अमाउंट में होता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। अच्छा, अब दिया है XHCl to O2, जैसे बात करते हैं XHCl, ठीक है, प्लस O2 गिवन अवे, ये Y दिया हुआ है, कहता है कि यहाँ पे H2O है और प्लस 2Cl2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2Cl2 दिया है। अब ये कह रहा है X और Y की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में X और Y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जब भी हम कभी X और Y की वैल्यू निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से निकालते हैं, चलो समझाते हैं। जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है और आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब जैसे बात किया गया है, हाँ ध्यान दो, इसको हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन कर ली, ठीक है, इधर हमने दिया रिएक्टेंट और इधर हमने दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब अच्छा, रिएक्टेंट में क्या क्या चीज़ें दी गई, जब रिएक्टेंट की हम बात करेंगे तो पहला हमारा दिया H दिया है और Cl दिया है, ठीक है, और O भी दिया हुआ है। इधर भी हम क्या लिखेंगे, H Cl और O, ठीक है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, चलिए देखते समझते हैं। तो HCl यहाँ पे कुछ नहीं तो ओनली 1 होता है, इधर H कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। अब ये दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे H 2 दिए हैं तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कभी नहीं करें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे X दिया हुआ है तो X की जगह को हम रफ करके क्या करेंगे, X की जगह को रफ करके हम यहाँ पे लगाएंगे 2, लगा दिया। अब जैसे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ आ गया। चलो क्लोरीन देखते हैं। अब देखो, अब ये आपके 2 हो गए तो इसका काम कंप्लीट। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन भी हमारे 2 हो गए, तो हम क्लोरीन कितने लिखेंगे, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने दिए हुए आपके, 4, ठीक है, क्लोरीन कितने दिए हुए, 4 दिए हुए हैं। अच्छा, फिर समझना पड़ेगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन 4 दिए हैं तो हमको ये बताओ यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 4 होंगे। हाँ सही है सर जी, अगर 4 होंगे तो यहाँ पे 2 हो ही नहीं सकता है, फिर क्या होगा, सीधा होगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काम करते हैं, यहाँ हम इसको रफ करेंगे फिर क्या करेंगे, हम 4 करेंगे, समझ आ गया। अब ये दिमाग लगाइए कि सर जी आपने यहाँ पे तो अभी पहले 2 लिखा था, अब 4 कर दिया, क्यों, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यानी कि 2 दूनी 4 हो गए, 2 2 या 4। अब ध्यान दो, यहाँ पे 4 हो गए तो इसमें क्या, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे कितने, अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर 4 हाइड्रोजन हो गए तो हम क्या करेंगे, यानी कि ऐसे करेंगे टोटल, यहाँ पे हम करेंगे 4। तो यहाँ अगर हमने 4 हाइड्रोजन किए तो क्लोरीन भी 4 ही होगा, तो 4 से 4 देखो, ये भी क्लोरीन 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन अभी 2 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें रफ करना पड़ेगा, और जैसे इसको हम रफ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी हमें 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और जब हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे तो भी हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो हमने 2 ऑक्सीजन लिखा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4,2। तो आप देखो 4,2 कहाँ पे दिया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, समझा गया। इसका मतलब जब भी कभी कोई केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लगाओ उसमें ये समझो कि कौन कहाँ गया है, कौन सा रिएक्टेंट किस प्रोडक्ट के पास गया है, या कैसे हमने बैलेंसिंग किए हुए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। आपको पता है कि जब भी कभी एनर्जी को हम लेते हैं तो अधिकतर हमारा हीट में होता है, लेकिन जब भी हम कभी इसको एनर्जी को हम पढ़ते हैं तो वो हम हमेशा साइंस में यूज करते हैं पावर के फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे पावर, ठीक है। अच्छा आगे ध्यान देते हैं, समझा गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी। द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये कह रहे हैं कि जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसका यूज कर रहे हैं मेटल फॉर्म के ऑक्साइड में, तो क्या बनेगा। जब भी हम इन चीजों को देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा बनाएगा सीधा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि अच्छा एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। चलो थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने कहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आज मैं आपको वो बताता हूं कि डिफिनेशन से देख के आप हाँ, यानी कि इस डिफिनेशन से देख के आप इसकी डिफिनेशन बनाओ कैसे। डिफिनेशन का मतलब यह है कि एक ऑक्सीडेशन डिफिनेशन हो गई, एक आपका हेडिंग दिया हुआ है, तो कैसे आप डिफिनेशन बनाओगे समझते हैं। यहां पे दिया है एडी, क्या लिखा है एडी, तो ऐसे लिखेंगे एडिशन ऑफ
ऑक्सी बोले तो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा कर दो रिडक्शन में। अगर हम बात करते हैं रिडक्शन है तो इसका उल्टा कर दो, यहां पे कहोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया? आपने रिएक्शन पढ़ी होगी Cu2O करके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन तो क्या हो जाएगा, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ए बी सी यानी डी। ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए इससे ये हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, चलो समझते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इमेज फोर्स बाय ए प्रोजेक्शन इज। अब जब भी कभी आप ध्यान दोगे इमेज की, जब भी हम बनाएंगे इमेज इज फोर्स बाय ए प्रोजेक्शन इज, तो कैसा बनता है, हमेशा ध्यान दीजिए जब भी कभी कोई इमेज बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब ध्यान देते हैं जब भी इसमें हम बात करें किसी, हाँ, द इमेज फोर्स बाय ए प्रोजेक्शन, इसमें बनेगा हमारा रियल और इन्वर्टेड। तो ये हमारा हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा, द एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अगर किसी एसिड का यूज हम कर रहे हैं किसी भी बेकिंग इंडस्ट्री में सोडा के लिए, तो उसमें क्या कहते हैं, एसिड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, जब भी कभी बेकिंग आ जाए, बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट जस्ट लाइक एज वॉशिंग सोडा, दोनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। जब उसमें हम कभी वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो 10 वाटर मॉलिक्यूल हम उसमें ऐड करते हैं, वो अभी केवल दिया हुआ। ठीक है, लेकिन फार्मूला जो हमारा NaHCO3 है, इसमें क्या करते हैं कि ध्यान दो, जब भी कभी बेकिंग आ जाए, बेकिंग का मतलब खाना बनाना, खाना बनाने का मतलब हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, और भूखे से होता है एच यानी कि हंग्री। और जब भी बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, उसका फार्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सो क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस। ठीक है, अब इसमें हम ध्यान देंगे तो द एसिड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, ऑप्शन हमारा है टार्ट्रिक एसिड। एसिटिक तो बनेगा नहीं, लैक्टिक होना नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक से मतलब नहीं है, तो क्या बनेगा हमारा टार्ट्रिक एसिड। अच्छा, अब एक आते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स, जस्ट लाइक ऐसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन हेल्थ, जस्ट लाइक हाँ ह्यूमन हेल्थ में, ठीक है, कि किस तरीके से चीजें होती हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमंस। अब ध्यान दो, ये लिखा है ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स। ओरल का मतलब होता है जो माउथ के थ्रू हम गोली लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फीमेल्स में देखा जाता है। तो अब ये कहा गया जो फीमेल, ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेल में कम नहीं लेकिन फीमेल में होता है। अब इसमें ये कहा गया कि ओरल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स क्या चीजें हैं, जैसे कि जो मेडिसिन से यूज करते हैं, उसका मतलब ये हुआ क्या अगर हम ओरल कंट्रासेप्टिव के थ्रू कोई मेडिसिन लेते हैं तो क्या फर्टिलाइजेशन उसमें होता है, या फिर एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना में होते हैं, या फिर रिलीज ऑफ एग्स हैं, या फिर सारे सही हैं। तो जब भी हम ध्यान देते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं तो किसमें बात की जा रही है, फीमेल की। जैसे कि मालाडी गर्भ निरोधक गोली होती है तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको रोकने के लिए। फर्टिलाइजेशन एंट्रेंस ऑफ स्पर्म टू वेजाइना या फिर रिलीज ऑफ एग। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने ये यूज किया तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। फिर ये कहा गया एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना, तो स्पर्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहते हैं रिलीज ऑफ एग्स, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा रिलीज ऑफ एग। यानी ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या होता है कि रिलीज ऑफ एग्स, जो एग होते हैं वो सही से रिलीज नहीं हो पाते, क्योंकि वो क्या करता है, वो एग को रिलीज होने से सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज
कॉस्ट बाय बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, जब भी बैक्टीरिया कभी आ जाए, बैक्टीरिया कभी भी आ जाए तो उसके लिए होता है एक वर्ड आपका दिया है गोनोरिया। गोनोरिया एड्स जो होता है वो होता है किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। ठीक है। निमोनिया, साल्मोनेला, जैसे निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया आपका उसके थ्रू, हाँ ये भी वायरस के थ्रू होता है। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इन द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम दिया है जिसमें 3 वर्ड दिए हैं आपको ए और बी और सी करके। जो ए बी सी करके दिया उसको हम समझते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है, ए बी और सी। ध्यान दो, अभी आपके मालूम होगा ये ए नहीं है, ये आपका है बी, ये है ए और ये है सी। जो बी है वो है ओवरी, क्या है? और जो ए है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब। और जो सी है, सी, अब देखो एक लाइन आपकी ये हो गई, दूसरी लाइन आपकी व्हाइट वाली हो गई और तीसरी लाइन आपकी ब्लैक वाली हो गई। ए वाली लाइन को बेटा बोलते हैं पेरीमीट्रियम, बी वाली लाइन को बोलते हैं मायोमीट्रियम और सी वाली लाइन को बोलते हैं इंडोमीट्रियम। ये वाली लाइन है एंडोमीट्रियम। तो जो एंडोमीट्रियम वाली लेयर होती है, ठीक है, वो नर्सिस प्रोवाइड करती है किसको? एम्ब्रियो को या फेटस को। ठीक है। अब इसमें ध्यान देते हैं, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अब क्वेश्चन कहते हैं कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ध्यान दीजिए, हम पहले ए को लेते हैं क्योंकि हम ए की बात कर रहे हैं, ए सब में दिया है। ए क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब देखो क्या मेघ से एग तो बी में बनते हैं क्योंकि ओवरी है, ओवरी में एग बनेंगे। अच्छा ये मेघ से एग ए वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ ए वाला गलत हो गया तो बी को चेक कर लेते। ट्रांसफर ऑफ एग, नहीं ट्रांसफर तो कभी होना ही नहीं वहां से। अच्छा क्या है? नर्सिस, तो ट्रांसफर ऑफ एग या यूटेरस या फिर दिया हुआ है। अब ध्यान दो, जो ए आपका दिया है, बी क्या है? बी कहता है मेक्स दी एग, तो बी में क्या बनेगा? ओवरी में क्या बनते हैं? एग बनते हैं। ये ओवरी हो गया, इसमें एग बन रहे हैं तो मेक्स दी एग, ओवरी में बन रहे हैं। अच्छा और फैलोपियन ट्यूब ए क्या करेगा? उस जो ओवरी में बने हुए ओवम है उसको लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो क्या करेगा? ट्रांसफर ऑफ द एग टू यूटेरस, यानी कि आप जो यूटेरस बना हुआ है उसमें ट्रांसफर करेगा। ठीक है। अच्छा तो मेक्स द एग हो गया। और सी क्या? नरिसेस दी फर्टस, यानी कि जो फर्टस है उसको क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका हो जाएगा नरिसेस दी फर्टस। तो जस्ट लाइक एज ए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, वो आपका ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अच्छा अब समझते, फिर कहते हैं द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज। अगर कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ध्यान दो एक वर्ड होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिस्ट कर देना, ये माने हमेशा याद रखो। एक्सो मीन्स एग्जिस्ट कर देना, एंडो मीन्स उल्टा हो जाएगा। एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक तैयार रहेगा। तो जब भी हम बात करते हैं द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब इज नोन एज, अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब के लिए। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो आपका रिएक्शन आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसमें क्या होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन। हाँ इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ए बी सी यानी डी। तो हम इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, मान डी हमने लिया तो एक्सो की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है उस पर। एक्सो और एंडो, दो एक्सो नहीं हो सकते, एक एक्सो होगा एक एंडो होगा। ठीक है। तो आपका हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग में। सो कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। सबसे बड़ा जो याद रखिए, जो सबसे बड़ा मेन सिस्टम होता है पेपर को बनाने में, टीचर तो बना के दे देते हैं लेकिन जो टाइपराइटर टाइपिंग करते हैं उनको बहुत ही ध्यान देके करना होता है। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है उनसे, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम लोग अगर समझदार हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग कोरिलेशन। अब ये कहते हैं कि एक आपका रिलेशन किसी का दिया हुआ है, किसी का रिलेशन किसी से दिया हुआ है, ए का रिलेशन बी से है तो सी का रिलेशन किससे होना चाहिए? डी से। तो डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। अब एक आ गया ए बी सी, तो डी में क्या होगा? डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो अब यहां पे लिखोगे
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अभी हम केवल आज आपको एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, ठीक है। फिर कल हम सेक्शन बी करेंगे, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी, और फिर एक क्लास लेंगे जिसमें पूरा हम अच्छे से मैराथन क्लास लेंगे 1 से 1.5 घंटे की, हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। अभी केवल आप समझिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे आने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। चलो देखते हैं। मैच दी कॉलम्स एंड कॉलम बी। अब एक कॉलम ए दिया हुआ है और एक कॉलम बी दिया हुआ है, और पता है खटाखट तुमको नंबर मिलेंगे। कैसे? देखो 50 नंबर ये है, 60 नंबर ये। अगर आपने सही किया तो आप 2 नंबर तुरंत मिल गए। अच्छा समझते हैं कैसे होता है, ठीक है। ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर में भी भरते हैं, AC में भी भरते हैं, ठीक है ना। तो जितनी सारी चीजें होती हैं उसमें आपको सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगे। इसमें दिया हुआ है CFC। अच्छा CO2 किसके लिए? CO2 जब भी पढ़ोगे हमारा होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है आपका दिया है CO2, ठीक है, जिससे हमारा टेम्परेचर ज्यादा, ग्लोबल मीन्स ग्लोब, और ग्लोब क्या है? ए मॉडल ऑफ अर्थ, वो हीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें हम बात करते हैं किसकी? सीधा ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन लेयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, SO2 है, ठीक है। ओजोन यानी कि जब हमारी बात करते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की, तो उसमें सारी चीजें होती हैं। चलो आगे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि असेशन और रीजन। अच्छा, असेशन रीजन में बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो समझ नहीं पाते कि कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो सेंटेंस क्या सही है हम समझते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट दिया होगा, एक स्टेटमेंट आपका ए है, एक स्टेटमेंट आपका बी है, यानी कि एक स्टेटमेंट आपका आर दिया होगा, एक ए और आर, ए से असेशन और सेकंड रीजन। एक स्टेटमेंट कहेगा सही है या गलत है, दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन करता है। अगर सही है एक्सप्लेनेशन सही है, अगर रॉन्ग है एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेंटेंस सही है बट जो आर एक्सप्लेनेशन होता है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे कहा गया है फर्स्ट पॉइंट, डोमिनेंट ट्रेड आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फर्स्ट प्रोजेनी। एकदम सही है। डोमिनेंट ट्रेड क्या होते हैं समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं डोमिनेंट ट्रेड की, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं डोमिनेंट ट्रेड की। तो डोमिनेंट ट्रेड्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फर्स्ट प्रोजेनी। जो डोमिनेंट ट्रेड होता है, डोमिनेंट क्या होते हैं? जो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी कैपिटल टी का इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब जितने भी हमें F1 प्रोजेनी में दिख रहे हैं 100% दिख रहे हैं। कैसे हैं? 100% हैं। अच्छा, ये कैपिटल टी जो होता है स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो हमेशा कैरेक्टर जो दिखाई देते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल, यानी कि हमेशा टॉल के कैपिटल दिखाई देते हैं। जो एक्सप्रेशन होता है वो टॉल का दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया एकदम सही है। अच्छा, ये सही है। तो बी वाला क्या कहता है? वो कहता है कि डोमिनेंट ट्रेड आर रिप्रेजेंट से कैपिटल लेटर। हाँ, बिल्कुल सही है। डोमिनेंट ट्रेड जो होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझा क्या? अच्छा, अब देखते हैं इसमें ये कहा गया। अब हमको ये बताइए इसमें से A, B, C, D में कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखिए, डोमिनेंट ट्रेड आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फर्स्ट प्रोजेनी, सही है। और डोमिनेंट ट्रेड आर रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर्स, ये भी सही है। तो डोमिनेंट ट्रेड कैपिटल लेटर में होता है, सही है। लेकिन हमेशा डोमिनेंट ट्रेड कैपिटल लेटर में नहीं है। देखो, क्योंकि देखो ये डोमिनेंट ट्रेड है कैपिटल लेटर में, कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेड है, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेड हमेशा कैपिटल में नहीं। क्यों? ध्यान दो, ये हमने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी डोमिनेंट है। क्यों? कैपिटल लेटर का जो टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। लेकिन स्मॉल टी तो रिसेसिव है और यहाँ कह रहा है डोमिनेंट, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ध्यान दिए, सेंटेंस हमारे दोनों सही हैं, लेकिन रियलिटी में जो आर है वो ए का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं कर रहा है।
समझ में आ गया? तो आप ऑप्शन लिखोगे A and R ट्रू, या फिर बोथ A and R ट्रू, R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अच्छा सेकंड देखते हैं। अब ये कहते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब ये कहते हैं कि द एक्सट्रेशन ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो एक्सट्रेशन ऑफ मेटल कह रहे हैं वो डिपेंड होता है किसका? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये लाइन सही है, बिल्कुल सही है। द मेटल्स हाई ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, बिल्कुल सही। जैसे आप पढ़ते हो कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सही है। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देते हैं। अब एक आ गया, ए स्टूडेंट ड्रॉप्ड ए फ्यू पीस ऑफ मार्बल्स इन डाइल्यूट HCl कंटेनिंग a टेस्ट ट्यूब, ठीक है। सो द इवॉल्व गैस वाज पास थ्रू द लाइम वाटर। अच्छा अब ध्यान देते हैं, अभी हमने यहां तक 18 नंबर तक हमने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, 18 नंबर तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिससे हम इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल आपको एक थोड़ा सा समझाने के लिए बताया हुआ है, इसके बाद हम जो एक्सप्लेनेशन करना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे एक आ गया है कि स्टूडेंट ड्रॉप्ड ए फ्यू पीस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट HCl और आपका मार्बल, ठीक है। इसमें कहते हैं क्या आपका बनेगा या बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, ठीक। फिर आपका दिया है 2 आइटम्स करके दिया, ए और बी में क्या क्या होगा। फिर इसको कहा गया भैया इसको बैलेंस करके दिखाइए, किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। फिर ये आपका दिया है राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशन सजेस्ट केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ए फर्स्ट एड मैनुअल सजेस्ट द बेकिंग पाउडर शुड बी यूज्ड हनी बी सीटिंग। अगर हनी बी सीटिंग कभी भी हनी बी काट लेती है तो कौन सा हमें केमिकल इसमें लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड की हम बात करते हैं HCOOH, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। फिर हाउ डू टीथ गेट कोरोडेड, कैसे दांतों को साफ करते हैं उसके बारे में बताया गया केमिकल्स में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन हो गया और एक रोस्टिंग हो गया, इसकी हम बात करेंगे, केमिस्ट्री से लिए गए। टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ मेटल्स, किस तरीके से हम किसी मेटल में जंग को वहां से हटा सकते हैं, कोरोजन को हटा सकते हैं। स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड, पैनक्रियाज का डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल है, ठीक है। फिर राइट द फंक्शन ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में अगर कोई एसिड्स हो गया तो उसका क्या फंक्शन है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सिक्रेशन ऑफ इनटेक ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। हार्मोन्स इन एडल्ट मैन में कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे व्हाई इज द टेक ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इन एडविजिबल, या ए वुमन इज ब्लड ग्रुप ए मैरी ए ब्लड ग्रुप ओ, द डॉटर ब्लड ग्रुप ओ विच ब्लड ग्रुप इज डोमिनेंट हेयर। तो हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको लगेगा बाहर से नहीं, क्लास ये वो हमारे NCERT से ही है। राइट ए पॉइंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स की हम बात करेंगे, जैसे कि फीमेल में होता है आपका XX और मेल में होता है XY, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसमें क्या बनता है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको समझाएंगे। चलो हम एक बार क्वेश्चन केवल समझाते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जैसे दिया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फूड चेन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ग्रास है, रैट है, स्नेक है, कौन किसको खाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ द फूड चेन आर किल्ड, ठीक है, ये कहा गया। या फिर हाउ द ओजोन लेयर फॉर्म द ऑक्सीजन एट हायर लेवल, ओजोन के लिए बात की गई है। फिर कंसीडर कीजिए ग्रास, गोट एंड टाइगर के लिए बात की जा रही है, तो ये हमारा किससे लिया है, इकोसिस्टम चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और आगे ध्यान देते हैं, ए टाइगर हैज 50 जूल एनर्जी अवेलेबल इन फूड चेन, सो हाउ मच एनर्जी ओरिजिनली अवेलेबल इन द ग्रास, ग्रास में कितनी होती है आपको पता है, 10% करते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो मेंडल्स कैरिड एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे, मेंडल ने किस पे किया था, पी प्लांट पे किया था, पी प्लांट यानी कि मटर के पौधे पे उन्होंने किया था। कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड ग्रास और डाइहाइब्रिड ग्रास है, अभी जस्ट हमने आपको बताया कौन सा हो गया, मोनोहाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे करके, ठीक है। हाउ इज द मेल ऑफ स्प्रिंग डिटरमाइन, कैसे उसमें होते हैं। फिर कहा गया स्टेट द कॉज ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग के बारे में बात की जा रही है, यानी वाई AC प्रेफर टू DC, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और DC मीन्स डायरेक्ट करंट। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर लिया, अब इसमें से आपको काफी सारे क्वेश्चन केवल फिजिक्स के ही मिलेंगे। तो स्टेट कराइंग कैपेसिटी, हाँ बात करें कराइंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी टच व्हेन बेयर फुटेड, अगर आप
कभी भी किसी जगह पे नंगे पैर चल रहे हो तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो करंट लग जाएगी। गिव रीजन, क्यों रीजन देना चाहिए, ठीक है। इफ ए करंट 5 एम्पियर फ्लो करना है सर्किट में, तो आपको पता है I इक्वल टू वी, जब फॉर्मूला पढ़ते हो V इक्वल टू I अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, ऐसे करके। सो हाउ ऑन व्हाट फोर्स डज रेसिस्टेंट ए कंडक्टर डिपेंड, किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। फिर विच आर द फॉलोइंग आर, जैसे कि ग्रास दिया है, ग्रास हॉपर दिया है, प्लांट्स है, रैट है, टाइगर, कौन किसको खाएगा उसका सीक्वेंस आपको बना के अच्छे से लिखना है। तो ग्रीन यानी कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर वाई, बिकॉज ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। दोज प्लांट्स विच मेक इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो प्रोसेस जो होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस, जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूस करने वाले को प्रोड्यूसर कहते हैं। एनिमल हार्मोन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेशन देयर बॉडी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर फंक्शन कह रहा है इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या क्या होते हैं, और फिर कहते हैं राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का हर बार क्वेश्चन में आता है। और फिर कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग एंड इलेक्ट्रिक मोटर। एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर को आपको देख के बताना किस में कौन सा डायग्राम। जैसे अगर ए की बात करते हो, ये आपका पोलन ग्रेन्स हो गया, बी आपका पोलन ट्यूब हो गया, सी आपकी ओवरी हो गई, और डी आपका दिया है ओव्यूल, जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे। हाउ डज पॉलिनेशन लीड द फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन डिफरेंट है पूरा। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, और उसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन में कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ड्रॉ नीट एंड क्लियर डायग्राम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी आ सकता है, एलिमेंट्री कैनाल का। लेवल कीजिएगा पैनक्रियाज और लिवर को। फिर कहते हैं रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। सो आपको ब्रेक डाउन करके बताना ग्लूकोज ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ग्लूकोज को ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया तो क्या बनेगा, ईस्ट यानी कि अल्कोहल, CO2 और वाटर। बाइफोकल लेंस यूज करते सम पीपल। बाइफोकल लेंस का मतलब ये होता है कि जिसको हो जाता है डिस्ट्रोफिया, उसमें हम क्या करते हैं, हाँ, या जिस लाइक कहते हैं प्रेसबायोपिया भी उनको हम कहते हैं, यानी कि बाइफोकल लेंस जिसमें छोटा, जैसे कि अगर ये लेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे छोटा सा बना होता है, उसमें कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और बड़े वाले को कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। स्टेट टू एफर्ट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके थ्रू होता है, वो हमें पढ़ना है। फिर अब बात करते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम मिरर की बात करते हैं कि एक कन्वर्जिंग मिरर दिया है, फोकस लेंथ की ये 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट दिया है, अब ये कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस के लिए। ये हमारा फिजिक्स का है। रिलेशन बिटवीन एंगल इंसिडेंस के लिए बात करेंगे, वो भी हमारा फिजिक्स से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पाथवे रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, कि किस तरीके से ग्लूकोज की एनर्जी जो है फ्लो होती रहती है। तो हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन एरोबिक रेस्पिरेशन, मैंने आपको जस्ट बताया कि ये अभी पहले बना एनारोबिक, अब बताते हैं एरोबिक। एरोबिक में हमारा बनता है यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट लाइक कि ह्यूमन जो है O2 लेगा, ठीक है, और ग्लूकोज लेगा तो CO2 निकालेगा, वाटर निकालेगा, एनर्जी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस एरोबिक रेस्पिरेशन मोर देन द प्रोड्यूसर ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन वाई। इनको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी मैं आपको केवल पेपर ऐसे दिखा रहा हूं, आप आराम से बैठ कर पहले पेपर लिख लीजिएगा। तो जब हम आपको उसको एक्सप्लेन करना चालू करेंगे तो उसी पेपर के नीचे जगह छोड़ करके आप उस टाइम पे बैठ के अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। सो नेम द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉलर वंस, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेसिस्टेंट 20 ओम। जब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं 20 ओम को दिया, रेसिस्टेंट वायर आर द 4 ओम। तो इसमें हम बात करेंगे सीरीज कह रहा है, करंट सीरीज फॉर्म के लिए बैटरी से आपको पता है, अगर पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हो, R1 R2 के थ्रू काम कर सकते हैं। फिर करते हैं ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ कनेक्शन सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारा लिया गया चैप्टर फिजिक्स से। फिर कैलकुलेट कह रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंट ऑफ सर्किट, कितना रेसिस्टेंट हुआ, अगर सीरीज फॉर्म में R1 R2 4 पर 2 इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्रॉस 12 वोल्ट। कभी भी अगर एग्जाम में एक वोल्ट ना दिया हो तो 12 वोल्ट ही लेके हम चलते हैं। ड्रॉ कह रहा है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, देखो R1 R2 R3, जब भी आप कभी डायग्राम पढ़ोगे पहले देखना ये सीरीज फॉर्म में है पैरेलल फॉर्म में। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा सीरीज फॉर्म और यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा पैरेलल फॉर्म। तो पैरेलल फॉर्म के लिए डायग्राम आपका दूसरा बनता है, सीरीज फॉर्म के लिए आपका डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो अब आते हैं 2 रेसिस्टर आपको कनेक्ट किया गया है, आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें से आपको 5 एम्पियर का रेसिस्टेंट दिया हुआ है, ओम का रेसिस्टेंट दिया हुआ है। अब जैसे 5 ओम दिया है, R6 ओम दिया है, ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें अलग अलग से करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करना है 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है। और फिर डायग्राम आपका दिया हो, आपको आंसर करके निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, ठीक है। स्टेट द रूल बीइंग यूज्ड हियर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। आप जब भी पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव हमेशा जाते हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ साइड में मूवमेंट करते हैं।
स्टेट 2 मेथड ऑफ इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमें दो ऐसे पॉइंट बताने जिससे हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। या फिर एक क्वेश्चन ये दिया गया कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। सो क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में होता है जिसमें कार्बन कार्बन की चेन सिंगल फॉर्म में चेन बनती चली जाती है, कार्बन डैश कार्बन कार्बन कार्बन, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऐसे करके। और जब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड तो उसमें हमारा बेंजीन रिंग बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की बात करें, CH4 बनता है, C के साइड में 4 हाइड्रोजन लगाते हैं। जब हम पढ़ाएंगे उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं केवल आपको पेपर बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बात करें हाउ डू ऑर्गेनिक एसिड डिफर फ्रॉम मिनरल एसिड, कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो मिनरल्स एसिड से किस तरीके से डिफर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो द मॉडल, हाँ, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में किस तरीके से होता है, तो यूनिसेलुलर में कैसा होता है, मल्टीसेलुलर में कैसा होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको बताऊंगा 3 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में होता है बाय डेड एंडिकी और प्लांटेस, बाय एडवांटेजेस ब्रांचेस, बाय बडिंग, बाय, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। लेकिन नेम को 2 मेथड बताएं रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में, रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में तो बाय बडिंग कर सकते हो, ठीक है, और आपका बाय एडवांटेजेस ब्रांचेस के भी थ्रू कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन के भी थ्रू कर सकते हो, जैसे कि हम बात करते हैं स्पाइर वगैरह की, ठीक है। हाउ कैन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बी प्रिवेंटेड, तो किस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, आप पढ़ोगे, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इन बैन इन इंडिया, कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। क्या रीजन है, क्योंकि उसमें होता है एमनियोसेंटियोसिस, वो भी आपके लेवल का नहीं है, वो हायर लेवल का है, लेकिन हम आपको उसमें बताएंगे कि क्यों ऐसा है हमारे इंडिया में इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। सो आज के लिए ये जितने सारे चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए, सो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन पूरे चैप्टर से लिए गए हैं। अभी तक जितना भी हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पूरा चैप्टर आपका दिया हुआ है, और इस चैप्टर में आपको अप्रॉक्सीमेटली कम से कम, ये उन बच्चों के लिए मैं फिर बोलता हूं जिन्होंने साल भर अच्छे से तैयारी की है, 95 to 100% के बीच में उनके आने के चांसेस हैं, और जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए 70 to 80% चांसेस हैं, इतनी गारंटी है। और ये पेपर जो बनाया गया है काफी सारे टीचरों के मेहनत से बनाया गया है, रात भर बैठ कर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जितने भी सारे ये हर स्टेट के लिए स्पेशली फॉर गोवा बोर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए पेपर बनाया गया ताकि वो बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर बच्चों को होती है मैथ में होती है, साइंस में होती है और सोशल साइंस में होती है। सो डोंट वरी, जब तक हेमंत सर आपके पास हैं तब तक आपको डरने की कोई नीड नहीं है। सो डोंट फियर एट ऑल दी एग्जामिनेशन। सो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन को कीजिएगा एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन को कीजिएगा। अभी आज हमने आपको MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम कल शाम को फिर जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे हम आपको फिर स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी पोर्शन लेंगे, अदर डे पे सेक्शन सी और सेक्शन डी, फिर एक मैराथन की क्लास लेंगे जिसमें हम 1.5 आवर की क्लास लेंगे, पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। सो 1 by 1 15-20 मिनट के लिए आप पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार ये फिर बता देता हूँ कि ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ये आपका एग्जाम जो है अभी तक 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक आपका जो एग्जाम दिया हुआ है वो 30 मार्च को है आपका साइंस का एग्जाम। तो हमेशा याद रखिएगा पेपर जो आपका दिया, पेपर कोड भी आपको यही मिलेगा 1031 पेपर कोड है हमारा गोवा बोर्ड का। तो आप हमेशा जब भी जाइएगा तो आपको चैनल, हमारे चैनल का नाम है केशव सेवा साधना ब्रिलियंट एकेडमी, यानी कि कस्बा ब्रिलियंट एकेडमी, कस्बा स्टडी बाई भदौरिया सर। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।